चैप्टर का नाम है क्या? चैप्टर नंबर 2। प्लीज अब इधर अब है थोड़ा सा फोकस किया पढ़ो पढ़ाई पे। चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखो क्या लिखा है। अ बिजनेस एंटरप्राइजेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच आर इंगेज्ड इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी। एवरी बिजनेस enterprises is a separate and distinct unit of business. बिजनेस इंटरप्राइजेस में भी क्लासिफाइड 3 ब्रॉड कैटेगरी। कौन सा? पापा जी। क्या है? पापा जी। याद रखना बिजनेस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 क्लासिफिकेशन है पापा जी, जिसमें पी पी जे को याद रखना। पी से प्राइवेट, पी से पब्लिक, जे से जॉइंट। तो 3 सेक्टर में हमारा बिजनेस डिवाइडेड है। 3 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाइड है हमारा बिजनेस। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पापा जी। पी से पब्लिक, पी से प्राइवेट, पी से जे से जॉइंट। ठीक है, तो ये 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। अब ये फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस का अलग अलग फॉर्म पे आपका बिजनेस होता है। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या होता है? जिसका मेन मोटिव अर्निंग प्रॉफिट होता है। प्राइवेट सेक्टर को ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज, ओन, कंट्रोल, मैनेज अगर प्राइवेट सेक्टर करता है, जिसका मेन मोटिव अर्निंग प्रॉफिट होता है, उसको अपन प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 6 टाइप का बिजनेस आता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 6 टाइप्स के बिजनेस आते हैं। पहला आपको मिलेगा सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड मिलेगा आपको पार्टनरशिप, थर्ड मिलेगा आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी, फोर्थ मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ मिलेगा आपको कंपनी और सिक्स्थ मिलेगा आपको एसोसिएशन ऑफ बिजनेस। तो 6 पार्ट में आपका प्राइवेट सेक्टर डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग। कौन सा? सोल प्रोप्राइटरशिप। कौन सा पढ़ने वाले हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है? सोल प्रोप्राइटरशिप देखो एकदम ध्यान से। सोल मींस क्या लिख रहा है? प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मतलब वन, सोल मतलब वन, सोल मींस सिंगल, सोल मींस सिंगल, प्रोप्राइटर मींस ओनर। तो यहाँ पर सिंगल ओनर होता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक बंदा अगर मालिक होता है, ओनर होता है, तो उसको अपन बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, जहां पर अगर सिंगल ओनर जो बिजनेस को रन कर रहा होगा, ओन कर रहा होगा, मेंटेन कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा, उस बंदा का बिजनेस को अपन क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। चाहे उस बंदे के पास कितना भी बिजनेस हो। अगर मैं ही एक बंदा जो आपका, मैं खुद का क्लास चला रहा हूं, मेरा खुद का एक फैक्ट्री है, मेरा खुद का और एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हर अगर अलग अलग सेक्टर में मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और उसका मालिक इकलौता मैं हूं, तो उसको अपन बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सिंगल पार्टनर, सिंगल बंदा जो मेंबर होता है, जो बिजनेस को अर्न करता है, रन करता है, उसको अपन बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप ऑनर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इसका डेफिनेशन है, मीनिंग है, जो आपको याद रखना है। आपको पूछूंगा जब मैं कल कि बताओ सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, तो आप बताएंगे अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अ सिंगल बंदा ओन, कंट्रोल एंड मैनेज करता है इसको, बिजनेस को, उसको अपन बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। डेफिनेशन यहाँ पर देख लो, एक डेफिनेशन क्या लिखा है? सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वन पर्सन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर providing the capital for bearing the risk and for the management of the business। रिस्क भी पूरा किसका होगा? वो सिंगल बंदे का। मैनेजमेंट भी कौन करेगा? वो सिंगल बंदा। तो जितना भी सब चीजें अगर कोई एक बंदा बस कर रहा है, तो उसको अपन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। इस सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन का फीचर देखो क्या क्या लिखा है। फीचर याद रखना है। सबसे पहला लिखा है सिंगल ओनरशिप, वहां पास एक बंदा मालिक होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदे मालिक होते हैं? सिर्फ एक बंदा जो ओनर है वही उस बिजनेस का मालिक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना भी हो सकता है, आप 20 बंदा रखो अपने नीचे में, जो काम करेगा आपके, चाहे 25 रखो, 100 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मालिक कौन होगा? सिर्फ एक होगा, उसको अपन बोलेंगे सिंगल ओनरशिप।
सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ओनरशिप कैसा होता है? सिंगल होता है। क्लियर है? सेकंड क्या लिखा है? फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व। जब मन किया आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जब बंद किया आप अपने से बंद कर सकते हो। आपको लगा पढ़ाई आपका टेंशन, आप छोड़ यार कौन पढ़ेगा, स्कूल के सामने पान ठेला खोल देते हैं। आपने एकदम इजी है खोलना, और फिर लगा यार नहीं यार अब पढ़ने, कोई आके ज्ञान पेल के गया, फिर आपको लगा नहीं अब पढ़ने, तो तुरंत आप शटर निकाल करके बंद भी करके निकल गए। तो इजी टू फॉर्मेशन और इजी टू क्लोजर। आपका बिजनेस जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है वो बहुत इजी है फॉर्मेशन करने में, फॉर्मेशन मतलब स्टार्ट करने में, और बहुत इजी भी है बंद करने में। आपका मेरा मन किया क्लास स्टार्ट करने का, ओपन कर दिया, मेरा मन करेगा नहीं अब नहीं चलाऊंगा तो मैं लिख दूंगा आज से क्लास बंद, तो कोई मेरा कुछ कर पाएगा क्या? नहीं। लाइबिलिटी बोलेगा बच्चे जो फी दिए सर फिर हमारा, मैं बोला सबको वापस कर दूंगा, तो क्या आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को पढ़ाओ करके? नहीं होगा। समझ रहे हैं? मेरा मन। तो इजी टू फॉर्मेशन, इजी टू डिसॉल्व। क्लियर है? नेक्स्ट, लाइबिलिटी अनलिमिटेड। लाइबिलिटी क्या होता है सोल प्रोप्राइटर का? लाइबिलिटी मतलब उधारी जो होता है, या जो लाइबिलिटी जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो क्या होता है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब क्या होता है? आपका लिमिटेड नहीं रहता, मतलब अनलिमिटेड, आपका लाइबिलिटी वहां अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। इंडिविजुअल रिस्क लेता है, पूरा बिजनेस का जो रिस्क होता है वो सिंगल ओनर के पास होता है, ना कि और उसके एम्प्लॉय। अब मेरे पास जो काम करने वाला आ रहा है वो क्या मेरे लिए बच्चे ढूंढेगा क्या? नहीं, उसका काम क्या आया कि काम करेगा और जाएगा। अगर काम है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन रिस्क क्या है मेरे पास? मेरा रिस्क है कि मेरे को अपना बच्चों को भी संभालना है, मेरे को अपना कॉम्पिटिटर को भी देखना है, मेरे को अपना हर चीजें देखना है। क्या है? रिस्क। तो इंडिविजुअल रिस्क होता है। और प्रॉफिट रिसिप्ट नेक्स्ट लिख सकते हो इसको फिफ्थ पॉइंट करके, प्रॉफिट रिसिप्ट। प्रॉफिट रिसिप्ट मतलब भाई वो अगर रिस्क लेगा तो रिवॉर्ड भी पूरा किसका होगा? सिंगल का। आज अगर मेरा बहुत बड़ा बिजनेस अगर मैंने सेटअप किया है, उसका रिस्क अगर मैं ले रहा हूं, तो अगर वो चल गया आगे बढ़ गया तो उसका प्रॉफिट किसको मिलेगा? वो सिंगल बंदा को मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो फीचर देखो कौन कौन सा? सिंगल ओनरशिप, सेकंड लिखा है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, थर्ड लिखा है अनलिमिटेड लायबिलिटी, फोर्थ लिखा है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग अलग करना, फिफ्थ बोलना प्रॉफिट रिसिप्ट, और सिक्स्थ करके लिखना आपका वन मैन कंट्रोल। आपका सोल प्रोप्राइटर का फीचर है वन मैन कंट्रोल। एक ही बंदा पूरे सबको क्या करेगा? कंट्रोल करके रखेगा। क्लियर है? तो ये 6 पॉइंट। और उसके बाद 7 पॉइंट करके देखो, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, दोनों अलग नहीं है, एक है। ठीक है? अगर आपका बात करेंगे कि बिजनेस जो बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस मालिक है तब तक चलेगा, अगर बिजनेस मालिक नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है? लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब क्या? अगर बिजनेस वाला मालिक है, बिजनेसमैन है जो बिजनेस को रन कर रहा है तब चलेगा, अगर नहीं चल पाया तो नहीं रहा तो नहीं चलेगा। अगर मैं हूं यहाँ पास तभी आपका क्लास है, अगर मैं कल छुट्टी पे निकल जाता हूँ घूमने गोवा तो आप लोग का क्लास चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ये क्या है आपका लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। स्मॉल साइज। स्मॉल साइज मतलब कोई एक सिंगल ओनर बहुत बड़ा बिजनेस ओपन करके नहीं रख सकता, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस के लिए बहुत सारा कैपिटल लगता है, और कोई भी सिंगल बंदा बहुत सारा कैपिटल अपने बिजनेस में नहीं लगा सकता, क्योंकि बिजनेस रिस्क होता है। भाई हमने जो कैपिटल लगाया हमारे लिए एक जुआ की प्रकार होता है कि अगर चल गया तो प्रॉफिट मिल गया, नहीं चला तो पूरा डूब गया। इसलिए हम बिजनेस सिंगल बंदा भी बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करके नहीं रखता है, कि स्मॉल साइज ही रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता। क्लियर है? तो ये इसका फीचर है। देख लो क्या क्या पढ़े। पहला पढ़े सिंगल ओनरशिप, सेकंड पढ़े फॉर्मेशन एंड क्लोजर, थर्ड पढ़े अनलिमिटेड लायबिलिटी, फोर्थ पढ़े इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिप्ट, फिफ्थ पढ़े वन मैन कंट्रोल, सिक्स्थ पढ़े नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेवंथ पढ़े लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, एट पढ़े स्मॉल साइज। क्लियर है? फिर इसका मेरिट क्या एडवांटेजेस है भाई, अगर आप इंडिविजुअल अगर सिंगल सोल प्रोप्राइटर बिजनेसशिप का एडवांटेजेस क्या है, क्यों सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सही होता है? तो पहला एडवांटेजेस देखो क्या, क्विक डिसीजन। इस बिजनेस में अगर मेरे को तुरंत कुछ डिसीजन लेना होगा
तो मेरे को किसी से पूछने का जरूरत है क्या, मेरे को किसी का चीज का जरूरत है क्या, नहीं, माइंड में आया डिसीजन लिया, माइंड में आया डिसीजन लिया। सिंगल ओनर का आपका क्लास टाइमिंग कल मेरे को 9 बजे रखना, इसके लिए मैं सोच गुन कर रहा था क्या, कोई कमेटी में बिल प्रस्ताव कर रहा था क्या, नहीं, मेरा मन किया मैं सीधा बता दिया 9 से 12 क्लास, क्विक डिसीजन। समझ पा रहे हैं। सेकंड क्या है, कॉन्फिडेंटली, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने आप के ऑर्गेनाइजेशन पे, आपको आपका खुद के ऊपर क्या होता है, कॉन्फिडेंट होता है। थर्ड क्या लिख रहा है, डायरेक्ट इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब जो भी पैसा मिलता है, जो भी मुनाफा होता है वो डायरेक्ट आपको होगा और किसी से थ्रू नहीं आएगा। फोर्थ क्या, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, इसको रहने दो। फिफ्थ लिखा है इजी टू फॉर्म एंड इजी टू डिसॉल्व। इजी टू फॉर्म मतलब आप तुरंत अपने से जल्दी बना सकते हो, जब आप जब चाहे बंद भी कर सकते हो, ये मेरिट है। डीमेरिट क्या है, देखो, लिमिटेड रिसोर्स। अब एक सिंगल बंदा है तो उसके पास क्या होगा, रिसोर्स लिमिटेड होगा, उसके पास मनी लिमिटेड होगा। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, लाइफ ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेसमैन जितना जिया उतना उसका बिजनेस चलेगा, जिस दिन बिजनेसमैन यहाँ से निकला वो बिजनेस भी यहाँ से निकल जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। और फोर्थ लिखा है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, मैनेजरियल स्किल जितना उसको आता है उतना ही वो मैनेज कर पाएगा, नया एडवांटेजेस वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो ये चार उसका क्या है, डिसएडवांटेजेस। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब जैसे आपको बोलता हूँ अनसर्टेनिटी बहुत आता है, अनसर्टेनिटी बहुत आता है। जैसे अगर अपन बात करें कि हमने क्रेडिटर से, मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैंने क्रेडिटर से 10 लाख रुपए का सामान लिया हूँ उधारी में, अगर क्रेडिटर बोल रहा हूँ तो मैंने उधारी में ही लिया होगा। फिर अलग से मैंने बैंक लोन लिया होगा अपने बिजनेस को रन करने के लिए 30 लाख रुपए का, तो टोटल मेरा लायबिलिटी कितना है, 40 लाख रुपए। कितना लायबिलिटी है, 40 लाख रुपए। अब मेरा बिजनेस को मैं चला रहा था, मेरा बिजनेस पे अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया, मेरा बिजनेस क्या हो गया, अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने के कारण जितना भी मेरा स्टॉक था, स्टॉक मेरे पास मान लो जाए 1 करोड़ का स्टॉक था, जो पूरा जल के राख हो गया, जिसमें से अब उसको मैं सेल करूंगा तो शायद वो 10 लाख रुपए तक बिक पाएगा। समझ रहे हैं। तो अब मैं इसको बेचूंगा भी तो कितने में बिकेगा, 10 लाख रुपए में, और मैं इसको बेचने के बाद मेरे को पेमेंट कितना करना है, लायबिलिटी 40 लाख रुपए। बिजनेस में देख रहा हूं तो बिजनेस में कोई भी पैसा नहीं है कि मैं उसको पेड कर सकूं, तो क्या मैं बोल दूंगा कि भाई बिजनेस को तो जल गया, नहीं है पैसा, मैं नहीं दे सकता करके बैंक वाला मान जाएगा क्या, नो। क्रेडिटर को बोलूंगा 10 लाख ये ले, तू 10 लाख को तू रख ले करके तो मान जाएगा। मैं बोलूंगा भाई 10 लाख का ही सामान बचा हुआ है, 10 लाख उसको बैंक वाले का ज्यादा लोन है उसको दे दिया, तेरे को नहीं दूंगा, तो मान जाएगा क्या वो, नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इवन आपके पास अगर प्रॉफिट नहीं है उसको मीट आउट करने के लिए तो आपको आपके घर का पैसा आपको देना पड़ेगा, आपका घर गिरवी कर देना पड़ेगा, जो भी आपके पास पैसा होगा पर्सनल वो सब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। लायबिलिटी अनलिमिटेड मतलब जब तक आपका लायबिलिटी मीट आउट नहीं होगा, जितना आपके पास होगा, चाहे वो आपके घर में होगा, आपके परिवार का होगा, तो भी आप उसको सामने वाला बंदे को पेमेंट करोगे। और सर घर में नहीं हुआ तो कोर्ट में जाकर के आप इंसॉल्वेंट घोषित हो जाओगे। इंसॉल्वेंट घोषित मतलब दिवालिया घोषित होगा, समझ रहे हैं। मतलब आपके पास 1 रुपया पैसा नहीं करके आप उसको क्या करना पड़ेगा, इंसॉल्वेंट होना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये क्या आता है, लिमिट अनलिमिटेड लायबिलिटी। गवर्नमेंट हाँ ले लेगा, सब चीज ले लेगा, उसको पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जितना भी चीजें आपके नाम पे सब चीज क्या कर देगा, ले लेगा, और आपको क्या घोषित कर देगा, इंसॉल्वेंट। फिर आप किसी के यहाँ जा करके वर्क कर करके अपने आप फिर से अपना पूंजी बनाओगे, ठीक है, फिर पैसा आपको करना पड़ेगा। हाँ तो फिर दिवालिया घोषित, डायरेक्ट इंसॉल्वेंट हो गया ना वो। नहीं सर वो बोल रहे हैं कि पैसा ही नहीं है उसके पास देने के लिए, तो वो इंसॉल्वेंट ही तो क्या उसको जान थोड़ी ले देगा कोई। अब वो क्रेडिटर सीधा जान से तो नहीं मार सकता सर, तो जिसका पैसा डूबा है वो डूब गया तो डूब गया, इसी को तो बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, समझ रहे हैं। अब जो डूब गया क्या है ही नहीं कुछ, तो क्या करेगा, अपने घर में नौकर रख सकता है, ठीक है। वो अपन भावनाओं में नहीं जाएंगे, अपन जाएंगे क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, एनी हाउ उसको पेमेंट करना ही पड़ता है, जैसा भी करे उसको पेमेंट करना ही है, चाहे रहे या ना रहे। अब वो कैसे करेगा, क्या करेगा, इस पे अपन भावनाओं पे नहीं जाएंगे, ठीक है। हमको आना है बिजनेस पे। तो 4 हमारा डिसएडवांटेजेस है सोल प्रोप्राइटर का, लिमिटेड रिसोर्स,
लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अगर मेरिट्स का बात करें तो 4 मेरिट्स याद रखेंगे, क्विक डिसीजन, कॉन्फिडेंटली, डायरेक्ट इंसेंटिव, इजी टू फॉर्म एंड इजी टू डिसॉल्व। इसमें 8 पॉइंट दिया, ये 8 पॉइंट हम अच्छे से रीड कर सकते हैं। सिंगल ओनरशिप, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो आपके मेरिट और डिमेरिट है उसमें से कुछ चीजें यहाँ पास भी दिया हुआ है, मतलब फीचर्स का फीचर से ही क्या बना है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। पढ़ सकते हैं उसको अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्या देखते हैं अपन, नेक्स्ट लिखा हुआ है, कौन सा बिजनेस लिखा हुआ है, नेक्स्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब ये क्या होता है सर, द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ एन HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। This kind of business is not governed by the Industrial or Company Act, but it is governed by the Hindu Succession Act। मतलब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली चलता है। जैसे जिसका जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है ना, उस बिजनेस को ना हम लोग HUF बिजनेस बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। जिसमें क्या होता है, जैसे दादा जो बिजनेस कर रहा है उसमें सभी फैमिली मेंबर, उसमें पापा, चाचा, बड़े पापा जो हम लोग काम कर रहे हैं, फिर उसके बच्चे जो है वो उसी में काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या कहलाएगा आपका, हिंदू अनडिवाइडेड। अगर एक साथ ज्वाइंटली मिल करके अपन वर्क कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें 2 कंडीशन है, देखो, मिनिमम 2 मेल मेंबर मस्ट बी देयर इन द फैमिली बिजनेस, इसमें 2 मिनिमम मेंबर होना चाहिए। और दूसरा क्या लिखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्या लिखा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब खुद का प्रॉपर्टी होना चाहिए, पुरखौती प्रॉपर्टी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें लिखे हुआ है। अब इतना ही को आप HUF बिजनेस पे पढ़ेंगे। HUF बिजनेस क्या होता है भाई, तो जो सब लोग अगर फैमिली मेंबर मिल करके जो बिजनेस रन करते हैं उसको HUF बिजनेस बोलते हैं। इसका भी मेरिट डिमेरिट आपके बुक में दिया है क्या, देखो तो बुक में दिया है क्या इसका मेरिट डिमेरिट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस? नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है ना। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। प्लीज ध्यान देना, क्लास इन 12th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है पार्टनरशिप। क्लास 12th में अकाउंट में है, क्लास 12th के प्रैक्टिकल में पार्टनरशिप पढ़ोगे, पार्टनरशिप का अकाउंट कैसे बनता है। अगर मैं आपको पूछूं, अभी हमने सोल प्रोपराइटर पढ़ के आया, सोल प्रोपराइटर क्या होता है, जहां पर सिंगल ओनर बिजनेस रन करता है उसको अपन सोल प्रोपराइटर बोलते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होता होगा, जहां पास 2 या 2 से अधिक मिल करके बिजनेस को रन करते हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पास देखो, यहाँ पास आपके पास मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लो जाए मिस्टर ए जो है वो आपका CA है और मिस्टर बी जो है आपका IIT से पढ़ा हुआ इंजीनियर है, IIT से पढ़ा हुआ इंजीनियर। और ये दोनों के दोनों ना स्कूल फ्रेंड है, अपने बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है, 10th क्लास के बहुत अच्छे फ्रेंड है। ठीक है, अब ये ने मिस्टर ए ने CA कंप्लीट कर लिया, मिस्टर बी ने IIT में अपना क्या कर लिया, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया और वो भी अपने इंजीनियर बन गया। अब दोनों अपना मीट हुए, दोनों देखे, अरे यार महाशून्य है, महाशून्य के हिसाब को चेक किया, अरे बोलते हैं यार अपन काम करते हैं कि महाशून्य मैं काम करता हूँ, CA जितने भी कॉमर्स के क्लास होते हैं सबको मैं पढ़ा देता हूँ, और ये बोलता है जितने भी बायो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं जो 9th 10th 11th 12th है उसको मैं रन कर देता हूँ। चल दोनों मिल करके हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं जिसका नाम सक्सेस पॉइंट रख देते हैं। क्या रख देते हैं, सक्सेस पॉइंट। ऐसा तो अभी नहीं है ना महाशून्य, नॉर्मली ऐसा नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो सक्सेस पॉइंट करके उन्होंने क्या कर दिया, नाम रख दिया। अब यहाँ पास उन लोग ने देखा तो उन लोग के पास एक जगह पे देखा जहाँ पास 2 स्टोरी बिल्डिंग है, जहाँ पास उन्होंने ऐसा रख दिया कि ऊपर वाले पोर्शन में मैं पढ़ाता हूँ, नीचे वाले पोर्शन में तू पढ़ाना। तो ये क्या बिजनेस है, ये जो 2 लोग मिल करके बिजनेस करे, क्या ये पार्टनरशिप है, क्या ये पार्टनरशिप है? पक्का जब हमको ऐसा बोलेगा तो हम इसको बोलेंगे सर ये पार्टनरशिप नहीं है, यही हम समझेंगे, इसको पार्टनरशिप नहीं बोला जाता, ये तो ज्वाइंट बिजनेस है। हमने दोनों मिलकर के क्या डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया, मतलब मिस्टर ए बोलता है कि मैं जितने भी कॉमर्स बैकग्राउंड का क्लास होता है, चाहे वो 11 12 BCom MCom, चाहे CA हो CS हो, CMA सब मैं पढ़ाऊंगा। और वो क्या बोलता है, मिस्टर बी क्या बोलता है, जितना भी
आपके मैथ्स बैकग्राउंड का क्लासेस है, चाहे वो आपका कंपटीशन एग्जाम है, सब चीजें मैं रन करूंगा। और उन्होंने 2 स्टोरी बिल्डिंग में ऊपर वाले में कौन पढ़ा रहा है, आपका सीए पढ़ा रहा है, और नीचे वाले में कौन पढ़ा रहा है, आईआईटी बंदा पढ़ा रहा है। तो सोचो भाई, ये तो अपना पैसा को ये रखेगा, अपना पैसा को ये रखेगा, फिर कहां से पार्टनरशिप हुआ? ये तो ज्वाइंट बिजनेस हो गया ना, इसको अपन पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। अब मैं आपको एक्चुअल बताता हूं कि पार्टनरशिप किसको बोला जाता है। ठीक है, अब तो समझ गए ना कि इसको पार्टनर नहीं बोलते, अभी तक सब इसी को बोल रहे थे। तो अब माइंड क्लियर हो गया कि इसको अपन पार्टनरशिप नहीं बोलते। तो सर पार्टनरशिप किसको बोला जाता है, तो ध्यान से समझना। जहां पास ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस मींस वो होता है जहां 2 या 2 से अधिक मेंबर तो हो, 2 या 2 से अधिक मेंबर हो, लेकिन उन लोग के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बात होना चाहिए। उन लोग के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट होना चाहिए। किस चीज का एग्रीमेंट होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पास मिस्टर ए और मिस्टर बी एग्रीमेंट करते, क्या एग्रीमेंट करते कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम इक्वल बांटेंगे, या उसका कोई रेशियो बना देता 3:2 में बांटेंगे, 4:3 में बांटेंगे, जो भी इन लोग रेशियो बनाते, अगर इन लोग का रेशियो बन जाता तो इसको अपन क्या बोलते? पार्टनरशिप। इन लोग ने रेशियो डिसाइड नहीं किया, इन लोग ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। समझ पा रहे हैं? तो पार्टनरशिप मतलब होता है 2 या 2 से अधिक बंदा हो, लेकिन उन लोग के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। किस चीज का एग्रीमेंट होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, इन लोग के पास क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट है उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो आप उसको क्या बोलोगे? पार्टनरशिप बिजनेस। क्या बोलोगे? पार्टनरशिप बिजनेस। आज आप नीचे पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। Partnership is an association of 2 or more person who have agreed. क्या वर्ड लिखा है? एग्री। इसको अपन बोलते हैं एग्रीमेंट। टू जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी, दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर द पर्पस। और ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है, इस पार्टनरशिप बिजनेस को ध्यान से सुनना। अब मान लो जाए अभय और तरुण दोनों बहुत अच्छा फ्रेंड है, अब इन लोग पार्टनरशिप बिजनेस रन कर दिए। अब 1 साल दोनों बहुत मेहनत किए, अच्छा काम किए। 1 साल फिर से अभय और तरुण मेहनत किए, अच्छा काम किए। तीसरे टाइम देख रहे हैं अभय बोल रहा है अच्छा काम कर रहा है, तरुण का कुछ काम प्रॉब्लम आ गया जिससे वो ठीक से काम नहीं कर पाया। चौथा साल फिर से अभय काम कर रहा है, तरुण बोलता है यार प्रॉफिट तो आ रहा है, छोड़ना, क्यों इतना मेहनत करना। 5वां साल फिर अभय काम कर रहा है, 6वां साल तरुण बोलता है छोड़ना करके। तो अभय को देखने लग गया, अरे मैं काम करते जा रहा हूँ, तरुण फोकट का खा रहे हैं। इन लोग के बीच में क्या आ गया? कॉन्फ्लिक्ट। क्या आ गया? कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा हो गया। अब हम लोग अलग बिजनेस करेंगे, अब हम दोनों अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? तू काम नहीं कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं। ये सोच रहा है कि मैं पूरा काम कर रहा हूं, ये बैठे बैठे खा रहा है। तो इसके बाद अब इन लोग अलग होने के बाद क्या? अब अलग होने के बाद के तो भाई अब बिजनेस है, अब इस बिजनेस को लोग रन के तो सब चीज दोनों मिल करके लिए होंगे। टेबल को दोनों मिल करके लिए, चेयर को दोनों मिल करके लिए होंगे, बोर्ड को दोनों मिल करके लिए होंगे। तो बोर्ड को आधा करके तो नहीं ले जाएंगे, आधा तू रख आधा मैं रखूंगा, ऐसा तो पार्टीशन नहीं होगा। तो अब बोल रहे कि नहीं बोर्ड मेरा है, मैं ज्यादा मेहनत किया मैं लेके जाऊंगा, बोलता नहीं मैं ज्यादा ले मैं लेके जाऊंगा। इन दोनों के बीच मारपीट फक्का चालू, इतना झगड़ा कि अपन देखते रह गए। तब वहां पास आया कुणाल, नहीं नहीं भाई झगड़ा मत करो, क्या हो गया प्रॉब्लम? तो बोलते हैं अरे यार तो इसमें क्या करना, इन लोग एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे, आज से खत्म रिश्ता। ऐसे करके अब इन लोग कहाँ चले गए? कोर्ट में। कहाँ चले गए? कोर्ट में। अब कोर्ट में केस चल रहा है इसका, इसको बुला रहा है पेशी में, इसको बुला रहा है, मिलौट मिलौट करके चल रहा है। और वहां पास भाई अभय लोग ऐसे मतलब वहां पास आदित्य बन गया वकील, एलएलबी करके एक जन का केस एक लड़ रहा है, एक जन का केस एक लड़ रहा है। अभय और सॉरी आदित्य और सारांश वहां बन गया वकील, और उन लोग एक एक का, और इन लोग क्या बोले छोड़ना अपना, इन लोग का केस आगे बढ़ाते, बस पैसा लूटते हैं, अब चले रहे कोर्ट चले रहे। तो वैसे इन लोग का बिजनेस। फिर ऐसी और बहुत सारे लोग होंगे जिन लोग के बीच में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम लोग एक साथ रहते हर दिन सेम रहते हैं क्या? नहीं, झगड़ा तो होता ही है। और जब झगड़ा होता है तो जब ईगो में आ जाता है फिर बात तो फिर बहुत बढ़ जाता है, और बात बढ़ जाता है तो बिजनेस क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या किसी का इंटेंशन होता है क्या बिजनेस टूटे? नो। लेकिन बहुत सारा कोर्ट में क्या जाने लग गया?
केस जाने लग गया। क्या केस जाने लग गया कि लोग करते एक साथ है जॉइंट बिजनेस, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, जाके कोर्ट में क्या करें, झगड़ा करें कि अब हमारा पार्टीशन करना चाहिए, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। तो वहां जज बैठा, बोलता है साला मैं तुम लोग का बिजनेस का काम करूं कि इधर मैं दो लोग का डिवोर्स करते बैठूं, और मेरे पास कई काम है और तुम लोग इधर बिजनेस का बार बार लेके आते हो। तब वहां पास कोर्ट बोलता है एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए क्या बना दूं, लॉ बना दूं। क्या बनाऊं, लॉ, जिसका नाम रखता हूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या नाम रखूंगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक कानून बना देता हूं तुम लोग के लिए, जिस कानून को तुम लोग क्या करोगे, फॉलो करोगे, अपना कानून फॉलो करना, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 पे कोर्ट पे डिसीजन लिया गया कि 1932 के पहले जितना भी बिजनेस होते थे उन लोग के बीच में झगड़ा होने लगा, तो 1932 के बाद क्या करने लगा, एक लॉ बना दिया जिसका नाम बना दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और उस एक्ट में लिख दिया कि भाई आप अगर बिजनेस करोगे और आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो इस एक्ट को अच्छे से पढ़ लेना, और अगर इस एक्ट में अगर उसका डिसीजन लिखा होगा तो ऑटोमेटिकली उस डिसीजन को आप फॉलो करना। अगर वो डिसीजन वहां नहीं लिखा होगा तब मेरे पास आना। कौन बोला, कोर्ट बोला। क्या बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब आज हम दोनों, अगर मैं चाहूं आपके साथ बिजनेस करना और कल के डेट में कुछ झगड़ा होगा तो मेरे को जाके क्या देगा, एक तो बुक देगा, जो बुक कौन सा रहेगा, लॉ का बुक रहेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, और बोलेगा इसको पढ़ लो, अगर आपका जो प्रॉब्लम है ये इसी में सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो ये जो यहाँ लिखा होगा उसी को रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो ये कैसे टाइप का, कैसे टाइप का सर, तो एक एग्जांपल मान लो, जब भाई मैं 10 लाख रुपए लगाया बिजनेस पे और कुणाल ने लगाया 5 लाख रुपए, और हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ये बोल दिया कि हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात नहीं किए, हम लोग एग्री कर दिए, एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर लिखे, लेकिन एग्रीमेंट में प्रॉफिट के बारे में बात नहीं हुआ। अब नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट, हम लोग जब बिजनेस रन किया, प्रॉफिट आया 5 लाख रुपए, तो कुणाल बोलता है नहीं सर मैं भी बहुत मेहनत किया हूं, 2.5 लाख रुपए मेरा, 2.5 लाख रुपए आपका। मैं बोला नहीं, मैं 10 लाख रुपए लगाया, तू 5 लाख रुपए लगाया है, इसलिए जो 5 लाख का प्रॉफिट उसका 3 लाख मेरा, 2 लाख तेरा। बोलते नहीं सर मैं क्यों 50,000 आपको दूंगा, आप सर अपने जगह हो। तो मैं बोला अब इसमें हम लोग का क्या हो गया, झगड़ा। तो झगड़ा हुआ, हम लोग कहाँ चले गए, कोर्ट में। तो कोर्ट बोलते हैं अब मैं तो, तुम लोग अभी कब आ रहे हो भाई, 2021 में, जाओ देखो, क्या देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका एक्ट जो बना है उसमें अगर आपका डिसीजन होगा तो उस डिसीजन को फॉलो करना। फिर जाके हमको बुक दिया, दोनों पढ़े बुक से, और जब बुक से पढ़े तब वहां लिखा मिला कि अगर आप पार्टनरशिप डीड पे, सॉरी, आपके जो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट करे हो, उस एग्रीमेंट में अगर आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बताए हो तो आपको इक्वल बांटना है। क्या बांटना है, इक्वल, चाहे आप कितना कैपिटल लगाए हो। अब यहां पर पता चल गया, इसका मतलब क्या कि चाहे मैं 10 लाख लगाऊं चाहे 5 लाख लगाए, अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात नहीं किए हैं तो हम पैसा को कैसे बांटेंगे, इक्वल, मतलब 2.5-2.5 लाख। कौन जीत गया, कुणाल जीत गया, मैं हार गया। अगर इसी के लिए अगर वो नहीं लिखा रहता, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं बना रहता, तो हमको क्या करना पड़ता, कोर्ट जाते, कोर्ट में जो डिसीजन होता उस डिसीजन को फॉलो करते। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनरशिप के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बना है जिसका नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 से एक एक्ट बना है जिस एक्ट में डिफाइंड है पार्टनरशिप का मतलब, आईएमपी है, इसको रट्टा मारना। क्या लिखा है देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखना, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझ रहे हैं, आपके बुक में भी मिलेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप का डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of business carried by all or any of them acting for all। क्लियर है, पक्का। आपको यहां तक अच्छे से डीपली पढ़ के आना है, आगे को मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा।